यूट्यूब सवालों के जवाब जानते हैं। बेनज़ीर से करते हैं पहला सवाल। बेनज़ीर, पूछा जा रहा है मरीम नवाज़ की COP30 में शिरकत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है मुख्तलिफ हलकों में। कुछ लोग इसे बड़ी मौसर नुमाइंदगी कह रहे हैं, कुछ लोग इससे इत्तफाक नहीं करते। आपकी नज़र में उनकी नुमाइंदगी कैसी रही? अलीना, पहले तो अच्छी डेवलपमेंट है कि एक सूबे से वज़ीर आला जो है वो गई हैं। अक्सर कॉप पे जो है COP30 या कोई भी कॉप होता है उसमें नेशनल लेवल से भी रिप्रेजेंटेशन होती है, लोकल लेवल से भी होती है। मेयर्स भी जाते हैं, गवर्नर्स भी जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो पैदा होते हैं कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की क्यों गईं, बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दूसरे सूबों के, क्या उनको दावत नहीं दी गई, क्या उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं भेजा गया? क्लाइमेट चेंज किसी एक सूबे का मसला तो नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। वहाँ पे जाके उन्होंने क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन की? दूसरा अलीना, जो सबसे अहम इशू है, इस किस्म के हम दौरे देखते हैं, काफ़ी होते हैं और पब्लिक फंड्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी की जेब से पैसे निकाल के खर्च किए जा रहे होते हैं, लेकिन हमें इस सवाल का कभी जवाब नहीं मिलता कि आपके गोल्स क्या है, आप अचीव क्या करने जा रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, आप किस वजह से ये दौरा कर रहे हैं और वापस आके क्या आपने वो गोल्स अचीव किए या नहीं किए। आप वैसे किसी सैर के लिए तो नहीं जा रहे, इनका हमें जवाब नहीं मिलता। तीसरी बात यह है अलीना कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस पंजाब हुकूमत में। आपको याद है वजीर आला पंजाब जो है वो जापान गई और एक बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके गई और कहा जा रहा था कुछ ऐसे ऐसे भी नाम भी शामिल थे जो हुकूमत से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था। आज तक हमें नहीं पता चला कि वो डेलीगेशन कितनी बड़ी थी, कितने लोग गए, उस पर कितना खर्चा हुआ। इसी तरह ये जो COP30 है, इस पे भी मैं ये सवाल पूछूंगी पंजाब हुकूमत से कि कितने लोग गए, उस पर कितना खर्चा हुआ, क्या बहुत जरूरी था कि वजीर आला पंजाब जाएं, क्या ये पैसे बचाए नहीं जा सकते थे, क्या वफाक से रिप्रेजेंटेशन काफी नहीं थी? तो इस किस्म के दौरों के बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। मज़हब साहब से सवाल करते हैं। मज़हब साहब, आपसे पूछा जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो हाल में बयान दिया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया उससे मुतल्लिक सुहेल आफरीदी ने जलसे में खड़े होकर धमकी आमेज़ बयान दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश कर दी है ज़िमनी इंतखाब के अंदर। इन पर इल्ज़ाम है कि जलसे में इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन अफसरान को खुलेआम धमकियाँ दी गईं। सर, क्या ये वज़ीर आला साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? जी, कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि PTI और इलेक्शन कमीशन दोनों बिल्कुल एक अलग अलग उसमें है ना। PTI तो इस इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवालात उठा रही है। अब इलेक्शन कमीशन अगर कोई एक्शन लेता भी है, चाहे वो जेन्युइनली दुरुस्त भी हो, तब भी इसको एक विक्टिमाइजेशन तस्वुर किया जाएगा। दूसरी बात ये कि सुहेल आफरीदी यंग हैं, जब उन्होंने पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म ने उनसे फ़ोन पर बात की, उसका फिर फॉलो अप नहीं हुआ। अच्छा ये होता है जैसे अपना इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी KP में ऐसी है, वो जाते सुहेल आफरीदी से, क्योंकि वो इस वक्त सबसे कैबिनेट के सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, वो जाते, वो उनसे पूरा वो करते। इसी तरीके से इसाक डार साहब जो जा सकते थे, इसाक डार साहब जो उनके फाइनेंशियल मामलात हैं, एक सिचुएशन को ईज़ किया जाता है। अगर टेंशन है तो टेंशन को ईज़ किया जाता है। इसी तरीके से सुहेल आफरीदी साहब को भी अपनी ज़बान पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ PTI के एक रहनुमा नहीं हैं, वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं। उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की हमने देखा था, जो पहले अपना वज़ीर आला थे गंडापुर साहब, वो इतने बड़े दावे करते थे और बड़े बड़े नारे लगाते थे। अल्टीमेटली सूबे की जो डेवलपमेंट के काम करवाने हैं आपने, और उसके लिए आपने, जिस तरह आप कहते हैं और राइटली, KP को जो अपना हक़ मिलना चाहिए, लेकिन उससे वो हक़ इस तरह नहीं मिल सकता। मेरे ख़्याल में उनको जाके अपना केस प्रॉपर फोरम्स पे प्लीड करना चाहिए, उन्हें जाके प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करनी चाहिए, उन्हें जाके फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। इसी तरीके से वज़ीर आज़म की तरफ से भी जो है एक भेजना चाहिए, कंसर्न मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए, KP को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि मसला सुहेल आफरीदी या PTI नहीं है, मसला खैबर पख्तूनख्वा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मिलेंगे और PTI की क़यादत से नहीं मिलेंगे, तो ये अजीब सी बात होगी। पर बड़ा दिलचस्प आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, लेकिन मसला ये है कि गंडापुर को हटाया खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए गया था कि वो सियासी गोल्स जो खान साहब के थे और PTI के थे उनके ऊपर पूरे नहीं उतर रहे थे, वो रिजल्ट्स ला के नहीं दे रहे थे जो एटलीस्ट हमने सुना।
सुहेल आफरीदी साहब को लाने की वजह यही है कि पीटीआई और खान साहब के लिए कुछ उन्होंने रास्ता बनाना है, गोल्स को अचीव करना है, तो क्या यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है वजीर आला के लिए, या फिर वो जो उनको टास्क दिया गया उसके ऊपर पूरा उतरेंगे? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि चूँकि बानी पीटीआई के अलावा कोई डिसीजन ले नहीं सकता, और ये खुद बानी पीटीआई को सोचने की बात है कि अगर वो किसी को चेयरमैन, किसी को सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं तो फिर उस पर एतमाद भी करना चाहिए, फिर वो सारे डिसीजन उन पर छोड़ दें, क्योंकि हर चीज़ के लिए कैबिनेट बनाने के लिए क्यों सुहेल आफरीदी जो है वो उनको अप्रूवल चाहिए? उन पर एतमाद एक बानी ने किया है और उन्हें बनाना चाहिए अपने, बाद में कोई इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसको चेंज कर दें। तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स तो अपनी जगह होती है, वो पार्टी के लेवल पे होती है, वो गवर्नमेंट के लेवल पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप PMLN की लड़ाई और पंजाब हुकूमत की लड़ाई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी की लड़ाई और सिंध हुकूमत की लड़ाई दो मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम बहुत सी चीज़ों को भूल गए। हम गवर्नर, जितने गवर्नर हैं आज देखें आप, कामरान टिसूरी साहब जो है वो MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। क्यों भाई, आप गवर्नर सिंध हैं, ठीक हैं। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में बैठे हुए, क्यों? आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। इसी तरह अपना बलूचिस्तान, ये अपना KP के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर और प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो फेडरेशन के नुमाइंदे होते हैं, वो पार्टी के नुमाइंदे नहीं होते। और जिस दिन वो गवर्नर और प्रेसिडेंट बनते हैं उस दिन पार्टी से रिजाइन करते हैं। ये हम चीज़ें भूल गए हैं जो कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। तो असल चीज़ ये है कि सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, शायद जाएंगे वो, मुझे नहीं पता जाएंगे नहीं जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में, और 23 जनवरी को वैसे भी बड़े ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए वैसे भी सिक्योरिटी अलर्ट होता है। लेकिन पहली चीज़ ये कि सुहेल आफरीदी को अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरे ये कि वज़ीर आज़म को, वफाकी हुकूमत को, KP की गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए और इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। शहजाद साहब से सवाल करते हैं, IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। शहजाद साहब, IMF ये कहता है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दूसरा करप्शन की निशानदही की गई है, जिसकी वजह से जो गोल्स हैं माशी वो पूरे करने में मुश्किलात आ रही हैं। सर, सवाल ये किया गया है कि IMF के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? जी अलीना, वाकई बड़ी एक होशरुबा रिपोर्ट है, और एक प्रॉब्लम जो कि हम एक अरसे दराज से बात कर रहे हैं कि करप्शन का इशू है, और ये तमाम इदारों में है। और करप्शन वहाँ से शुरू होती है जब आप कोई काम करवाने के लिए पैसे लें, या फिर जो रूलिंग एलीट है आपकी, और जो एलीट कैप्चर है रूलिंग एलीट के साथ जो लोग हैं उनकी वजह से, जो अपना असर इस्तेमाल करके अपने हक में फैसले ले लेते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है IMF की डेफिनेशन के मुताबिक करप्शन में आती हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और IMF की रिपोर्ट में खुद लिखा है कि अगर हम इसको दुरुस्त करें, अगर हम अपने प्रॉपर तरीके से मेजर्स लें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अकाउंटेबिलिटी अपनी बेहतर करें, इंटेग्रिटी के साथ काम करें, तो तकरीबन 5.5-6% या 5 से 6.5% हम अपनी GDP ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो अब तक ये क्यों नहीं हो रहा, और क्यों इस पर हम काम नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। इनफैक्ट आप हुकूमत की इंटेंट इसी से देख लीजिए कि 3 महीने पहले ये रिपोर्ट जमा करवा दी थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज नहीं किया। और अब क्योंकि उनकी एक कंडीशन है कि अगली ट्रांच मिलने से पहले आपको ये रिलीज करनी है, तो लिहाजा इसको पब्लिक किया गया है, वरना तो 3 महीने लगा दिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने में। जी, अब सोचे ना, जब आप रिपोर्ट दबा के बैठ जाएंगे, जो कि IMF की एक तैयार करदा रिपोर्ट है, आप उनसे कर्जा ले रहे हैं, और उस पर भी एक कंडीशन है कि आपको ट्रांच नहीं मिलेगी अगर पब्लिक नहीं करेंगे, तब जाके आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो फिर हम किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? तो अगर हम चीजों को वही ना कि मतलब अपना शुतुरमुर्ग की तरह मुंह अंदर डालने हो क्या सब अच्छा है, तो काम तो नहीं होना। फिर अब 3-4 चीजें, बल्कि कोई मेरे ख्याल से 10 या 12 नुकात हैं, उसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ, अदरवाइज बड़े टेक्निकल पॉइंट है। वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बेहतर करें, आप जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है उसमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, जो प्रेफरेंसेस आप देते हैं स्टेट ओन्ड कंपनीज को वो खत्म करें, SIFC में आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आए बाय मेकिंग द एनुअल रिपोर्ट पब्लिक, जो अपना टैक्स सिस्टम है, टैक्स जो स्ट्रेटजी है उसको सिंप्लीफाई करें 2026 तक, FBR में जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करें, FBR के जो ऑपरेशंस हैं उसमें आप अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, आपका जो PSDP है उसको आप ट्रांसपेरेंट बनाएं, आपके जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं उनको आप इंडिपेंडेंट करें। तो इस तरह की ये बातें इसमें जो है वो की गई हैं।
कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें आप 5 से 6.5% का इजाफा लेके आ सकते हैं, व्हिच इज ह्यूज फॉर पाकिस्तान। वी आर स्ट्रगलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा आपने दिलचस्प फैक्ट शेयर किया है कि रिलीज इसलिए की गई क्योंकि आईएमएफ की शर्त है कि अगली किस्त मिलने से पहले आपने ये रिपोर्ट पब्लिक करनी है, वरना शायद अगर ये ना होती तो अभी भी हमारे सामने हकायक ना आते और हुकूमत जो दावे कर रही है कि बड़ा सब कुछ जबरदस्त जा रहा है वैसे ही चलता रहता। जी, मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो हमारे फाइनेंस या इकोनॉमी को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनकी आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही बात मेंशन की गई है कि 3 महीने पहले ये रिपोर्ट थी लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको रिलीज नहीं कर रही थी, और अगर अब ना की जाती तो अगले महीने जो पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड है कि हमें $1.2 बिलियन की ट्रांच मिलनी है, वो फिर आईएमएफ ना देता, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द कंडीशंस। थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब। आगे बढ़ते हैं जी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है, वजीर आज़म ने मानसून से पहले अवामी नुकसान से बचने के लिए फौरी तैयारी की हिदायत की है। हर साल मानसून में तबाही के बाद कार्रवाई होती है, इस बार पहले से इंतजामात का ऐलान किया गया है। क्या आपको लगता है इससे या पेश की इकदामात करने से कोई बेहतरी आ सकती है या ये नुमाइशी ऐलान है? मैडम शेख, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। ये बिल्कुल एक नुमाइशी किस्म का बयान है, एक बेमानी किस्म का बयान है, एक बेमानी किस्म की मीटिंग थी। 78 सालों में इसी तरह के बयानात, इसी तरह की मीटिंग्स, इसी तरह की लायानी बेमानी डंग टपाऊ पॉलिसियाँ और इसी तरह के दावे वादे नारे और बड़कें, और जब भी कोई वक्त आता है तो पता चलता है कि पहले से भी सूरत हाल बदतर है। अब मैडम शेख, वज़ीर आज़म साहब से पूछना ये है कि आपने ये तो कह दिया बड़ी आसानी से कि तैयारियां करें, आपके पास रिसोर्सेज हैं वज़ीर आज़म साहब? जवाब है नहीं। आपके पास कैपेसिटी है वज़ीर आज़म साहब इन तैयारियों की? जवाब है नहीं। आपके पास सोचने वाले दिमाग और तरबियत याफ्ता लोग हैं? जवाब है नहीं। आपके पास कोई विजन या रोड मैप है? जवाब है नहीं। आपके पास कोई मुतबादल प्लान है, प्लान ए प्लान बी? नहीं। क्या आप सिर्फ दरियाओं के रास्ते खाली करा सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या बारिशों बहुत ज़्यादा अगर बारिशें हो जाएं तो उनका कोई आपके पास हल है? जवाब है नहीं। लिहाजा मुझे नहीं लगता मैडम शेख, और खुदा ना खास्ता अगले सैलाब, अगली बारिशों के बाद हम फिर उसी सूरत हाल में होंगे जिस सूरत हाल को अभी हम भुगत कर आए हैं। आपके शायद ज़हनों में 2005 का ज़लज़ला होगा, अभी तक 2005 के ज़लज़ले की जो वादे किए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए। तो अब ये उसके बाद सैलाब, उसके बाद सैलाब, उसके बाद सैलाब, और यही पहले शहबाज शरीफ साहब थे जो मलेशिया के कपड़े पहनते थे, लंबे बूट पहनते थे, मोटरसाइकिल के पीछे बैठते थे और कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी फ़ज़ाई दौरा कभी ज़मीनी दौरा, कभी इतनी बड़ी बात कभी इतनी छोटी बात, और एट द एंड ऑफ द डे हर दूसरे साल हर चौथे साल हम उसी मुसीबत में। ये इतने जोगे भी नहीं है कि ये पिंडी का नाला लईस दुरुस्त कर लें या सही कर लें, इन्होंने बाकी मुल्क को क्या करना है? इसका तो आपने जवाब दे दिया, बट आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बातें हो रही हैं, अब आपसे सवाल उसके बारे में कर लूँ सर। सियासी है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान में बातचीत होने जा रही है और पीर के रोज़ से इन बातचीत का आगाज़ होगा, क्या ऐसा है सर? मैडम शेख, सुना तो ऐसा जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान की बहनों के साथ हुआ, जो सोहेल अफरीदी के साथ हो रहा है, जो सोहेल अफरीदी साहब के बयानात हैं, और जो इस वक्त हालात हैं ज़ीरो टॉलरेंस वाले, और जो इमरान खान के बयानात हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हो। लेकिन ये पिछले कोई 1.5-2 हफ्तों के बाद से, ख़ास तौर पर 27वीं यानी तरमीम के जब ये पता चल गया कि नंबर गेम पूरी है और ये सारा कुछ होने वाला है, तो उस वक्त ये एक सोच थी। अभी तक मुझे इस तरह के हालात नज़र नहीं आ रहे, और जितना मैंने मालूम किया कोई इस तरह की बातें तो हो तो रही हैं, मगर उसके कोई अमली तौर पर कुछ हिलजुल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब।